जब भी भारतीय वास्तुकला की बात आती है तो हम देखते हैं कि पिछले 100 वर्षों से एक बहुत बड़ा मतभेद चला आ रहा है। यह मतभेद है भारतीय वास्तुकला की उत्पत्ति को लेकर। जब हम भारतीय वास्तुकला के आरंभिक दिनों की बात करते हैं तो हम मौर्य कला की बात करते हैं। गंगा घाटी में सबसे प्राचीन कला जो हमें पाई गई है वह मौर्य शासक द्वारा बनाए गए स्तंभ, कलाकृतियां एवं गुफाएं हैं। मौर्य कला के इन सभी स्वरूपों की यह विशेषता है कि यह एक विकसित कला का उदाहरण है और मौर्य कला की इसी विशेषता ने इस पूरे विवाद को जन्म भी दिया है। एक ओर मौर्य कला गंगा घाटी में पाए जाने वाली सबसे प्रथम कला है और दूसरी ओर यह कला पूर्ण रूप से विकसित है। अब इस पूरे विवाद को अच्छे से समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप एक पुरातात्विक स्थल पर खुदाई कर रहे हैं और जिस सभ्यता से यह स्थल संबंध रखता है उस सभ्यता में पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था। अब इस खुदाई में आपको एक बहुत सुंदर तांबे की तलवार मिलती है और यह तलवार जिस प्रकार से बनाई गई है उससे यह प्रतीत होता है कि जो तकनीक इस तलवार को बनाने में प्रयोग की गई है वह बहुत उच्च स्तर की थी। अब इस तांबे की तलवार के मिलने के कारण आपको दो प्रमुख प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रथम तो यदि यह तलवार इसी सभ्यता द्वारा बनाई गई है तो कैसे इस सभ्यता ने, जो कि पत्थर के औजारों का प्रयोग करती थी, उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया कि उसने सीधे तांबे की एक विकसित तलवार बना ली। दूसरा आपको यह बताना होगा कि पत्थर के औजारों से लेकर एक विकसित तांबे की तलवार बनाने की जो तकनीकी यात्रा थी उसके महत्वपूर्ण पड़ाव कौन से थे और उन महत्वपूर्ण पड़ावों के अवशेष हमको कहाँ मिलते हैं। तो इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा यह समझाने के लिए कि इस तांबे की तलवार की उत्पत्ति कैसे हुई। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न हमारे समक्ष मौर्य कला को लेकर भी उठते हैं। जैसा कि आप जानते हैं गंगा घाटी में मौर्य काल से पूर्व जो कला बनाई जाती थी वह लकड़ी पर बनाई जाती थी या लकड़ी के प्रयोग से बनाई जाती थी। मौर्य काल में हम देखते हैं कि पहली बार बड़े स्तर पर पत्थरों का प्रयोग होता है कला बनाने के लिए और जो यह मौर्य कला बनाई जा रही थी उसके जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं उससे यह प्रतीत होता है कि जो यह कला थी वह पूर्ण रूप से विकसित थी। अब जो यह बिंदु हैं वह उसी प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं जैसे कि प्रश्न काल्पनिक कथा जो तांबे की तलवार को लेकर थी उसमें खड़े हुए थे। प्रथम तो आपको यह समझाना होगा कि कैसे मौर्य काल में अचानक से बड़े स्तर पर पत्थरों का प्रयोग होने लगता है और दूसरा आपको यह बताना होगा कि लकड़ी के प्रयोग से लेकर बड़े स्तर पर पत्थरों का प्रयोग और जो कला आपको मिली है वह पूर्ण रूप से विकसित है। तो इस पूरी तकनीकी यात्रा में जो पड़ाव थे उस पड़ाव को आप कैसे समझाएंगे। तो इन सभी प्रश्नों का हमें उत्तर ढूंढना होगा। अब जब हम इतिहासकारों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि इतिहासकारों के भिन्न भिन्न उत्तर हैं इन प्रश्नों के और आप इन इतिहासकारों के मतों को तीन पक्षों में विभाजित कर सकते हैं। अब यदि हम प्रथम पक्ष की बात करें तो जो इतिहासकार इस पक्ष का समर्थन करते हैं उनके अनुसार मौर्य कला की उत्पत्ति पश्चिमी प्रभाव के कारण हुई। इतिहासकार जैसे विंसेंट स्मिथ या जॉन मार्शल इस पक्ष का समर्थन करते हैं और उनका यह कहना है कि मौर्य कला की उत्पत्ति में एक बड़ा योगदान पश्चिमी प्रभाव का था और इसमें प्रमुख प्रभाव था हकामनी साम्राज्य का। उनका यह मानना है कि जब सिकंदर या अलेक्जेंडर ने हकामनी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था उसके पश्चात हकामनी साम्राज्य के शिल्पीकार, कलाकार एवं श्रमिकों का पलायन हकामनी साम्राज्य से भारत की ओर होने लगा और इन्हीं कलाकार, श्रमिकों एवं शिल्पीकारों द्वारा मौर्य कला की उत्पत्ति हुई। यदि इन ईरानी शिल्पीकारों, श्रमिकों एवं कलाकारों का पलायन हकामनी साम्राज्य से मौर्य साम्राज्य की ओर नहीं होता तो मौर्य काल में हम बड़े स्तर पर पत्थरों का प्रयोग कला के लिए नहीं देखते
और ना ही जन्म होता मौर्य स्तंभों का, मौर्य कलाकृतियों का एवं गुफाओं का। अब जो इतिहासकार इस मत को हमारे समक्ष रखते हैं, उनके अनुसार तीन प्रमुख साक्ष्य हैं इस मत का समर्थन करने के लिए। तो प्रथम साक्ष्य है मौर्य पॉलिश। यह मौर्य पॉलिश हमें अशोक के स्तंभ एवं विभिन्न मौर्य काल में निर्मित कलाकृतियों पर प्रयोग की हुई मिलती है। यह पॉलिश आकृतियों एवं स्तंभों को एक विशेष चमक प्रदान करती है, किंतु आश्चर्यजनक बात यह है कि इस पॉलिश का प्रयोग केवल मौर्य काल में ही हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात जो कला बनाई गई उसमें हमें इस पॉलिश का प्रयोग नहीं मिलता। अब क्योंकि मौर्य काल के पश्चात इस पॉलिश के प्रयोग का कोई साक्ष्य नहीं है, तो उससे इन इतिहासकारों का यह मानना है कि जो यह पॉलिश थी, इसको विकसित करने में भारतीय शिल्पीकारों एवं कलाकारों का कोई योगदान नहीं था। इसको विकसित करने का श्रेय जाता है हकामनी साम्राज्य के कलाकारों को। इसके पीछे वह यह तर्क देते हैं कि यदि हम हकामनी साम्राज्य की कलाकृतियां देखें तो हम पाते हैं कि जिस प्रकार की मौर्य पॉलिश थी, कुछ उसी प्रकार की पॉलिश का प्रयोग हकामनी साम्राज्य की कलाकृतियों में भी होता है। इसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जो यह पॉलिश थी, इसकी तकनीक हकामनी या ईरानी कलाकार अपने साथ भारत लाए थे। दूसरे साक्ष्य की बात करें तो यह इतिहासकार 1912 में हुए डॉक्टर स्पूनर द्वारा पुरातात्विक खनन के बल पर देते हैं। 1912 में डॉक्टर स्पूनर ने पटना में एक पुरातात्विक उत्खनन या खुदाई की। इस खुदाई में डॉक्टर स्पूनर को 80 स्तंभों वाला एक विशाल कक्ष मिला था। इस कक्ष का संबंध मौर्य काल से था। अब आश्चर्य की बात यह है कि कुछ ऐसा ही एक स्तंभों वाला कक्ष हमें हकामनी साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस में भी मिला है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि परसेपोलिस में मिले कक्ष एवं पटना में मिले कक्ष, दोनों में उस विशेष पॉलिश का भी प्रयोग हमें स्तंभों पर देखने को मिलता है। दोनों कक्षों का समान होना एवं दोनों कक्षों में प्रयोग किए गए स्तंभों में पॉलिश का प्रयोग होना यह दर्शाता है कि हकामनी साम्राज्य के कलाकारों एवं श्रमिकों ने ही जो हमें पटना में कक्ष मिला है उसे बनाया था, जैसे कि उन्होंने बनाया था परसेपोलिस के कक्ष को। जो इतिहासकार हकामनी या ईरानी प्रभाव की बात करते हैं भारतीय वास्तुकला की उत्पत्ति के लिए, उनका यह भी मानना है कि यदि हम मौर्य कला की बात करें तो हम देखते हैं कि मौर्य कला सीधे सीधे मौर्य राज दरबार से जुड़ी हुई है। अर्थात जितने भी हमें मौर्य कला के उदाहरण मिले हैं, वह उससे यह प्रतीत होता है कि इस कला को बनाने के पीछे मौर्य शासन का सीधा हाथ था। अर्थात कोई भी आम लोगों द्वारा बनाई गई कला के साक्ष्य हमें मौर्य काल में नहीं मिलते। इससे हम यह कह सकते हैं कि मौर्य काल में जो कला बनाई गई थी या मौर्य कला का एक ही उद्देश्य था, वह था मौर्य शासन को सुदृढ़ करना। अब क्योंकि इस कला का सीधा सीधा संबंध मौर्य राज दरबार से था, तो इससे हम यह भी कह सकते हैं कि इस कला को बनाने के पीछे एक केंद्रीय कलाकारों का समूह था, और यह जो केंद्रीय कलाकार थे वह हकामनी कलाकार थे, जिनको शरण मौर्य राज दरबार ने दी थी। तो कुछ इस प्रकार का तर्क यह इतिहासकार हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। अब इस ईरानी प्रभाव की जो पूरी थ्योरी है, इसका समर्थन बहुत से भारतीय इतिहासकार नहीं करते। और ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय इतिहासकार ही इस थ्योरी का समर्थन नहीं करते। हम देखते हैं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध कला इतिहासकार, अंग्रेज कला इतिहासकार जॉन अर्विन ने भी इस पूरी थ्योरी को नहीं माना है। जॉन अर्विन ने अपने कई लेखों में यह कहा है कि हमें मौर्य काल के जो स्तंभ थे उनका पुनः निरीक्षण करना चाहिए, और इस निरीक्षण को जॉन अर्विन ने अपने कई लेखों में करके दिखाया है। उनके अनुसार जो मौर्य काल के स्तंभ हैं, वह सभी के सभी स्तंभ अशोक के काल में नहीं बनाए गए थे। कुछ स्तंभ अशोक के काल से पहले के हैं और कुछ स्तंभ अशोक के काल में बनाए गए थे। उनका यह मानना है कि जो अशोक के काल में बनाए गए स्तंभ हैं,
वह भारतीय वास्तुकला का एक पूर्ण या विकसित रूप प्रस्तुत करते हैं, परंतु जो पहले के स्तंभ हैं वह एक तकनीकी यात्रा को दिखाते हैं जो कि लकड़ी के स्तंभों से प्रारंभ हुई। मौर्य स्तंभों में कैसे विकास हो रहा है इसे अच्छे समझने के लिए हमें अध्ययन करना होगा मौर्य स्तंभों की सतह का, उनके शीर्ष भाग का एवं उनकी नींव का। इस बिंदु को अच्छे से समझने के लिए आइए स्तंभों का थोड़ा अध्ययन करते हैं। तो यदि हम पहले स्तंभ के शीर्ष भाग की बात करें, जिसे अंग्रेजी में कैपिटल्स कहते हैं, तो हम पाते हैं कि यह सब एक समान नहीं है। यदि हम रामपुरवा, संकीसा एवं वैशाली के स्तंभों की कैपिटल को देखें और उसके पश्चात रामपुर के सिंह एवं सारनाथ का जो कैपिटल है उसको देखें, तो हम देखते हैं कि एक स्पष्ट अंतर हमें दिखता है। यह अंतर है मौर्य पॉलिश का। रामपुरवा के बैल में, संकिसा की जो हाथी है और वैशाली का जो सिंह है, उनमें हमें मौर्य पॉलिश नहीं मिलती। वहीं जो रामपुरवा का सिंह है एवं सारनाथ का जो कैपिटल है उसमें हमें पॉलिश का प्रयोग देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि हम स्तंभों की सतह की बात करें तो हम देखते हैं कि इसमें भी अंतर है। वैशाली में जो स्तंभ है उसकी सतह पर कोई पॉलिश नहीं, वहीं सारनाथ एवं फिरोशा कोटला के जो स्तंभ हैं उसकी सतह पर हमें पॉलिश मिलती है। तो जॉन अर्विन के अनुसार स्तंभों में जो आप यह अंतर देख रहे हैं वह आप तकनीकी यात्रा के जो विभिन्न पड़ाव थे उन्हें देख रहे हैं। तो जो इतिहासकार यह कहते हैं कि लकड़ी से सीधे पत्थरों का जो यात्रा थी उसके बीच के कोई तकनीकी पड़ावों का हमें अवशेष नहीं मिलते, तो जॉन अर्विन के अनुसार जो यह स्तंभ हैं इनके अंतर जो हमें मिल रहे हैं वही पड़ाव हैं तकनीकी यात्रा के। तो यह तर्क जॉन अर्विन ने हमें दिया है। अब ऐसा नहीं है कि जो यह पूरा विश्लेषण है जॉन अर्विन का, इसमें कोई समस्या नहीं है। यदि हम मान भी लें कि मौर्य स्तंभ अशोक के काल में ही नहीं बने थे, तब भी इससे ईरानी उत्पत्ति की जो पूरी थ्योरी है इस पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। आप सभी जानते हैं कि अशोक से पूर्व 2 मौर्य शासक थे, चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार, और चंद्रगुप्त के मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने से पूर्व ही हकामनी साम्राज्य का विध्वंस अलेक्जेंडर द्वारा हो गया था। तो हो सकता है कि हकामनी साम्राज्य के विध्वंस के पश्चात जो हकामनी शिल्पकार, श्रमिक एवं कलाकार भारत आए उनका प्रयोग चंद्रगुप्त ने स्तंभ बनाने के लिए किया हो, और यही चंद्रगुप्त काल के स्तंभ पहले स्तंभ थे। और धीरे धीरे इस स्तंभ बनाने की तकनीक में विकास होता गया, और जैसे जैसे और हकामनी शिल्पकार, कलाकार आते गए तो हम देखते हैं कि अशोक के काल में मौर्य पॉलिश का भी प्रयोग हुआ जिसकी उत्पत्ति हकामनी साम्राज्य में हुई थी। तो इस प्रकार का तर्क भी हम जॉन अर्विन के इस पूरे तर्क के विरुद्ध में दे सकते हैं। अब यदि हम तीसरे एवं अंतिम पक्ष की बात करें तो मेरे अनुसार यह सत्य के अधिक निकट है। निहार रंजन रे एवं वासुदेव शरण जैसे इतिहासकारों ने इस पक्ष का समर्थन किया है, और उनके अनुसार जो मौर्य कला है वह ईरानी कला एवं भारतीय कला का मिश्रण है। यदि हम मौर्य कला एवं ईरानी कला का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि इन दोनों कलाओं में समानताएं हैं, और इसके साथ साथ हमें स्पष्ट अंतर भी देखने को मिलते हैं, और यही स्पष्ट अंतर मौर्य कला को भिन्न बनाते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मौर्य कला को देखें तो हम पाते हैं कि इस कला में भारतीय चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि हंस, कमल आदि। यदि हम स्तंभों का विश्लेषण करें तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों कलाओं के स्तंभों में भी स्पष्ट अंतर है। मौर्य स्तंभों की बात करें तो यह एक पत्थर से तराशे गए स्तंभ हैं, वहीं हकामनी साम्राज्य के जो स्तंभ हैं वह पत्थरों के विभिन्न खंडों को जोड़कर बनाए गए हैं। मौर्य स्तंभ एक फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, अर्थात यह स्तंभ किसी अन्य संरचना का भाग नहीं है।
वहीं ऐसी स्थिति हकामनी स्तंभों के साथ नहीं है। यह स्तंभ अन्य संरचना के भाग होते थे। तो इन उदाहरणों से हम यह देख सकते हैं कि इन दोनों कलाओं में हमें स्पष्ट अंतर देखने को मिलते हैं, परंतु बहुत सी समानताएं भी हैं। और यह समानताएं इसलिए है क्योंकि मौर्य शासकों ने ईरानी कलाकार, शिल्पकार एवं श्रमिकों का मौर्य कला के उत्पादन में प्रयोग किया था। और ऐसा नहीं है कि केवल जो मौर्य शासक थे वही विदेशी कलाकारों का प्रयोग करते थे। जब हम बात करते हैं हकामनी साम्राज्य की, तो हकामनी सम्राट डेरियस ने भी भिन्न भिन्न कलाकारों को बुलाया था कला निर्माण के लिए। और इन कलाकारों में नाम आता है गांधार एवं सिंध के कलाकारों का भी। तो ऐसा नहीं है कि केवल मौर्य शासक ही विदेशी कलाकारों का प्रयोग किया करते थे। इस पूरे बिंदु को अच्छे से समझाते हुए वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं कि मौर्य वास्तुकला, प्राचीन भारतीय वास्तुकला एवं प्राचीन ईरानी वास्तुकला के उत्तम गुणों के मिश्रण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। परंतु अभी भी मैं यह कहूंगा कि इस मतभेद का अंत नहीं हुआ है। यदि भविष्य में हमें ठोस साक्ष्य मिलते हैं तो इस विवाद पर सदैव के लिए पूर्ण विराम लग सकता है। यदि आपको यह चैनल अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।